हेलो क्लास 10th, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की फिजिक्स का एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12 के एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कहा जा रहा है कि भाई व्हाट डज द इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब है। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट एक पाथवे होता है, एक वो रास्ता होता है जिससे करंट पास होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट पासेस। क्लियर। तो सर्किट डायग्राम जो होता है, जो वायर के बेस पर डिजाइन किया जाता है, जैसे कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर या सिल्वर वायर। मेनली कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाता है कि कॉपर को काफ़ी अच्छा कंडक्टर माना गया है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हालांकि इससे ऊपर सिल्वर आता है, पर सिल्वर की कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से अगर ओवरऑल देखते हैं तो कॉपर बेस्ट है। कॉपर वायर की हेल्प से आपने एक सर्किट डायग्राम बनाया, तो उस वायर से जो करंट पास हो रहा है ना, तो उसको तो हम इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। पर वो जो रास्ता है, ठीक है, ये जो ट्रैक है जिससे करंट पास आउट हो रहा है, उस ट्रैक को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट क्या है। देखिए, करंट की जो यूनिट होती है उसको एम्पियर बोलते हैं, और इसके लिए बल्कि एक फार्मूला भी है। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। आई सिंबल है करंट के लिए, क्यू चार्ज होता है और टी टाइम है। एसआई यूनिट के लिए आप एक फॉर्मूला दे सकते हैं। करंट के लिए एसआई यूनिट एम्पियर, चार्ज के लिए कूलाम और टाइम के लिए सेकेंड। अब आपको क्या करना है, इन सभी में 1 इस तरीके से लगा देना है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा। फायदा ये होने वाला है कि ये जो यूनिट वाला फार्मूला है, इस फार्मूले को देखकर आप एक डिफाइन दे सकते हैं। जैसे कि यहां पर क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। यहां इस क्वेश्चन में करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है ये नहीं बताना है, आपको उसको डिफाइन करना है। दोनों चीजों में थोड़ा अंतर है। अगर वो इस क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि भाई गिव द एसआई यूनिट ऑफ करंट, तो आप आंसर में क्या लिखते, एम्पियर, सिंबल ए बना देते। लेकिन यहां पूछा जा रहा है आपसे कि जो करंट की यूनिट होती है उसको डिफाइन करना है, परिभाषित करना है उसको। क्लियर। अब डेफिनेशन देने के लिए या किसी भी चीज को परिभाषित करने के लिए या डिफाइन बताने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो मीनिंग पर बेस्ड और एक फॉर्मूले पर बेस्ड। जो फॉर्मूले पर बेस्ड डिफाइन दिया जाता है बहुत ईजी होता है, और यहां पर मैंने उसका फॉर्मूला बनाकर लिख दिया है। ठीक है, तो पहले आप मेन फार्मूला सोचेंगे कि करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। उसी को देखकर आपको क्या करना है, एक यूनिट के रेस्पेक्ट में फार्मूला तैयार कर देना है। ठीक है, फिर इस फार्मूले को देखेंगे और बहुत ही आसानी से एक डेफिनेशन देंगे करंट की यूनिट को बताने के लिए। अब एक बार डिफाइन देखते हैं। 1 एम्पियर एक वो वैल्यू है करंट की। 1 एम्पियर करंट की एक वो वैल्यू होती है जो ऑब्जर्व की जाएगी सर्किट डायग्राम में। लेकिन कब, जब चार्ज 1 कूलाम का फ्लो करने में 1 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, एक लाइन तो ये हो गई। अब इसको थोड़ा सा और शॉर्ट भी कर सकते हैं हम। 1 सेकंड में जब 1 कूलाम का चार्ज फ्लो करता है, तो इस दौरान जो करंट की वैल्यू दी जाती है वो 1 एम्पियर होती है। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी लाइन को लिख सकते हैं। दोनों में से आप किसी भी लाइन को नोट कर सकते हैं। तो 1 एम्पियर इज अ वैल्यू ऑफ करंट। 1 एम्पियर इज अ वैल्यू ऑफ करंट विच विल बी ऑब्जर्व्ड इन अ सर्किट डायग्राम व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो ड्यूरिंग 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जब 1 कूलाम का चार्ज फ्लो करता है किसी सर्किट डायग्राम से, तो उस दौरान जो करंट दिया जाता है कि भाई कितनी वैल्यू करंट होगा, वो हमेशा 1 एम्पियर होगा। लेकिन डिफाइन को नोट करने के लिए आपकी हेल्प करेगा ये फॉर्मूला। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। इसके लिए एक फॉर्मूला देखिए आप पहले। Q इज इक्वल टू NE। N क्या है यहां पर, नंबर, E क्या है, इलेक्ट्रॉन, और Q क्या है, चार्ज। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। ठीक है, अब आपको कितना दिया हुआ है चार्ज, 1 कूलाम का चार्ज दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी,
1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, क्लियर। तो ये आपके पास वैल्यूज हैं। अब आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले में से आपको n कैलकुलेट करना है। तो बहुत इजी है, n इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, सिंपल सा है बिल्कुल। आप यूनिट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यूनिट लिखेंगे तो यहाँ पर ऐसे वो कैंसल आउट हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर आपके पास जो n है वो निकल कर आएगा। देखिए तो n कितना आएगा, यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना है। बहुत इजी तरीका होता है, आप 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाइए और ऊपर ले जाने के बाद इसको 10⁻18 लिखना आप। पर ऐसा क्यों, एक जीरो मैंने इस्तेमाल कर लिए, किसके लिए, ये जो 1 लिखा था ना यहाँ पर, इसके लिए। ठीक है, अब ये जो 1.6 है इसको भी आप 16 लिखिए, पॉइंट हटाकर 0 आ गई ऊपर। इतना स्टेप क्लियर हो गया। अब थोड़ा इजी हो गया इसको डिवाइड करना, क्योंकि अगर आप 1 को 1.6 से डिवाइड करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो उसको पहले आप आसान बना लीजिए, है ना, और फिर आप सॉल्व करना इसको। तो n इज इक्वल टू 100 को 16 से डिवाइड करना इजी है। 16 6 96, कितना बचेगा 4, डेसिमल लगाएंगे, 4 के आगे एक 0 आ जाएगी, 40 हो जाएगा, है ना। फिर आ जाएगा 2, 16 2 32, 16 दूनी 32। तो 40 में से 32 का रिडक्शन करेंगे तो कितना बचता है 8। फिर से 0 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा इस बार 16 5 कितना 80। तो आपके पास 6.25 आ गया है। 100/16 को सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है 6.25, और मल्टीप्लाई में जो बचा हुआ था उसको एज सच लिख देंगे। ये इसको मार्क कर लेना आप ऐसे, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। तो थर्ड क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया था कि भाई कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट कर रहे हैं 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को बनाने में। ठीक है, तो इसके लिए कितना आंसर आया कि भाई इतने नंबर मतलब 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, कौन सा फार्मूला इसमें इस्तेमाल किया गया है, वो चीज आप नोट कर लेना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। एक ऐसे डिवाइस का नाम बताना है जो मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को अक्रॉस अ कंडक्टर। तो सीधा आंसर है इसमें तो डायरेक्ट है, और वो क्या है बैटरी। ठीक है, बैटरी के लिए आप सिंबल भी यूज कर सकते हैं, बी लगा देना इसको यहां पर। ठीक है, तो बैटरी एज अ सोर्स जो पोटेंशियल डिफरेंस को डिजाइन करता है या उसको मेंटेन करके चलता है, कम या ज़्यादा जितना भी है वो उसी के हिसाब से चलता है सर। ठीक है, बाकी और तो कुछ इसमें डिटेल नहीं पूछा रही है, आप इसमें थोड़ा और ऐड कर सकते हैं कि भाई बैटरी जो है सेल के मिलने से बना होता है, 2 सेल वाली बैटरी हो सकती है, सिंगल सेल बैटरी हो सकती है ना, ये सब। तो आंसर है बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। What do you mean by the potential difference between the 2 point is 1 volt? 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो इस चीज से आपका क्या मतलब है। ठीक है, या यहां पर क्या बताना चाह रहा है वो। इसके लिए देखिए, इसके लिए पहले एक फॉर्मूला लिखना होगा आपको। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ये तो एक मेन फार्मूला हो गया ना। इसी को देखकर अगर आप यूनिट वाला फार्मूला बनाते हैं तो पोटेंशियल के लिए 1 वोल्ट हमने लिखा, वर्क के लिए 1 जूल आ गया, और चार्ज के लिए 1 कूलम्ब आ गया। ठीक है, तो हमने इससे ये फार्मूला बना लिया यूनिट्स के रेस्पेक्ट में। तो अब आप सोचिए, आपसे पूछ रहा है कि भाई 1 वोल्ट से क्या मतलब है आपका, तो कैसे बताएंगे। फॉर्मूले को देखेंगे, यही आपकी मदद करेगा। 1 कूलम्ब चार्ज के फ्लो करने से जब 1 जूल का काम किया जाता है तो उसको 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बहुत इजी है, डायरेक्ट बोल सकते हैं आप कि भाई 1 जूल का जब काम किया जा रहा है 1 कूलम्ब चार्ज के फ्लो करने की वजह से किसी सर्किट डायग्राम में, तो वहां जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 1 वोल्ट होता है। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी भी है लाइन को लिखने की, एक और तरीका भी है। 2 पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। देखिए,
पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि किसी सर्किट डायग्राम में दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच जो डिफरेंस होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जब चार्ज फ्लो करता है ना, तो वो जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो कितना है, 1 कूलाम का चार्ज। ठीक, तो 1 कूलाम का चार्ज जब दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में फ्लो करता है तो वो जितना काम करता है वो कितना है, 1 जूल। तो इस दौरान जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा होगा वो हमेशा 1 वोल्ट होगा। अब एक बार थोड़ा उसको आप इंग्लिश में भी सुन सकते हैं। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 1 वोल्ट इज अ वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सर्किट डायग्राम विच विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेफिनेशन लिखेंगे, बहुत ईजी है। बाकी आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए, आप अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जो 12 से 13 फॉर्मूले हैं उस पर भी हमने वीडियो बनाई थी, आपने देखा भी होगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वो फॉर्मूले अगर आपको याद है ना, तो फिजिक्स, देखिए फिजिक्स में क्या है ना, सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं होते, फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ होती हैं। ये फिजिक्स का चैप्टर है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं फिजिक्स में, जैसे कि स्टेटमेंट भी होती है ना, अलग अलग साइंटिस्ट के जरिए जो दी जा रही है, जैसे कि ओम्स लॉ का टॉपिक आ गया आपके पास, या मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल आ गया, फ्लेमिंग का रूल आ गया है ना, लेफ्ट हैंड को लेकर अलग और राइट हैंड को लेकर अलग। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ये सब चीज़ें, ये स्टेटमेंट भी आपको मालूम होनी चाहिए। फिर दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो है रीजनिंग। फिजिक्स में क्या होता है, रीजनिंग बहुत मायने रखती है। अगर आपने उस टॉपिक को बिल्कुल डेप्थ से क्लियर किया है तो बिल्कुल बेस्ट फिजिक्स बन जाएगी आपकी। ठीक है, बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को समझ पाएंगे कि इसमें पूछना क्या चाह रहा है। और अगर आप क्वेश्चन को समझ लेंगे कि भाई क्या पूछना चाह रहा है, तो और आपने चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है, तो बेसिक बात है, आप आंसर तो कर ही देंगे, सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। फिर तीसरे नंबर पे एक चीज़ आती है, वो है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल को करना भी बहुत ईजी होता है, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला याद होने चाहिए। सोचिए, अगर हमें फॉर्मूला याद ना है तो हम डिफाइन कैसे देंगे, या तो हमने रट्टा लगाया हुआ हो पहले से, तब हम दे सकते हैं। लेकिन अगर हमने रट्टा नहीं लगाया हुआ है ना, क्योंकि ये जो है बहुत नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, ये तो एक लास्ट का ऑप्शन होता है, जिससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो लास्ट में रट लेता है सब चीज़ों को, वो एक अलग बात है। तो फॉर्मूला जो है वो आपको याद होना चाहिए, उसी के बेस पर आप क्या करेंगे, यूनिट को तैयार करेंगे, है ना, और फिर यूनिट को देख देख कर डिफाइन दे देंगे। ठीक है, तो डिफाइन 1 वोल्ट, ये एक तरीके से हमारा पूरा हुआ टॉपिक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर 6, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखा हुआ मैंने, बैटरी। फिर से देखते हैं एक बार क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि हाउ मच एनर्जी फाइंड करा रहा है आपसे, है ना, इज गिवन टू अ ईच कूलाम ऑफ चार्ज। ईच कूलाम मतलब चार्ज दिया हुआ है आपको, मतलब 1 कूलाम का चार्ज है। ठीक है, पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले उसको लिखते हैं और क्या निकालना है वो लिखते हैं, फिर सोचेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज होना चाहिए। 1 कूलाम ऑफ चार्ज ये दिया हुआ है आपको, और दूसरी चीज 6 वोल्ट बैटरी है। अब आपसे एनर्जी कैलकुलेट करा रहा है, तो आपको वर्क एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, तो इस तरह से भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप फार्मूला लगा लीजिए, W इज इक्वल टू में Q और V। ठीक है, ये जो फार्मूला है ना, ये डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, आप इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि हाँ भाई मॉडिफाइड किया हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का जो डेरिवेशन है ना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, तो उसमें बीच में स्टेप में ये फार्मूला यूज़ किया जाता है ना, बल्कि जनरेट होता है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं इसको। तो W इज इक्वल टू में QV। अब सोचिए Q कितना है, 1 मल्टीप्लाई 6 मतलब 6 जूल। तो ये वर्क यहाँ पर आपने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो 6 जूल एनर्जी। हाउ मच एनर्जी इज गिवन, कितनी एनर्जी देनी होगी टू ईच कूलाम, हर एक कूलाम को ऑफ चार्ज के, है ना, हर एक कूलाम ऑफ चार्ज को पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी से जब चार्ज फ्लो करता है तो हर एक कूलाम के पास आउट करने के लिए कितना वहाँ पे वर्क किया जाएगा एक तरह से, तो वो 6 जूल वर्क है। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। जो रेजिस्टेंस होता है ना कंडक्टर का, वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पर आपको
करीब 4 फैक्टर मालूम होने चाहिए जिस पर रेजिस्टर डिपेंड करता है, जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नंबर फर्स्ट, लेंथ ऑफ कंडक्टर। कितनी लेंथ है कंडक्टर की, तो उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसके लिए भी बल्कि एक फॉर्मूला है, वो आपकी हेल्प करेगा। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। इस फॉर्मूले से आपको काफी सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। रेजिस्टेंस और लेंथ में आप सोचिए कैसा रिलेशन है। लेंथ मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर अगर ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो लेंथ अपने आप में एक फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहा है, और अगर लेंथ कम होगी कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, ठीक। तो एक तो फैक्टर ये हो गया लेंथ। दूसरा फैक्टर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब वायर की थिकनेस कितनी है, कितनी मोटी वायर है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, मोटी वायर है, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, लेकिन अगर एरिया कम है, पतली वायर है, तो रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा, और रेजिस्टेंस अपोज करता है करंट के फ्लो को। हालांकि यहाँ पर करंट का कोई जिक्र नहीं करना है, वो तो एक वैसे ही मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जिक्र कर दिया। अदरवाइज तो यहाँ पर फैक्टर को हाईलाइट करना है। तो 4 फैक्टर हैं, 4 में से 2 फैक्टर आपको क्लियर हो गए। फर्स्ट फैक्टर में हमने क्या लिया, लेंथ ऑफ कंडक्टर जो रेजिस्टेंस के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो सेकंड फैक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया ज़्यादा होगा, मोटी वायर होगी, तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है तो रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे पता चल रहा है, फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 3 पर। तीसरा फैक्टर क्या है, वो है टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को, क्लियर। पर कैसे अफेक्ट करता है टेम्परेचर रेजिस्टेंस को, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में जो रेजिस्टेंस का रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। और फोर्थ जो फैक्टर आता है वो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये आपको कुछ फैक्टर्स हैं जो ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर में आपको लिखना होगा उनको, कि भाई रेजिस्टेंस जो होता है वो इन फैक्टर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर। अब ये पूछ रहा है आपसे कि करंट जो फ्लो कर रहा है थिक वायर से, एक केस तो ये हो गया, और दूसरा केस क्या है कि थिन वायर से फ्लो कर रहा है। सेम मटेरियल है दोनों की कंडीशन में, तो व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, और सोर्स भी सेम है। तो आपको यहां पर इस चीज को एक्सप्लेन करना है। 2 केसेस दिए हुए हैं। पहले केस में पतली वायर है, उससे करंट जा रहा है। दूसरा केस है जिसमें मोटी वायर है, उससे करंट पास आउट हो रहा है। तो देखिए इसका आंसर आप इसी फॉर्मूले से समझ सकते हैं। अगर थिकनेस ज़्यादा होती है, किसी वायर की थिकनेस ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस कम होता है, और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट अच्छा पास आउट होगा, करंट ज़्यादा जाएगा, ठीक है, क्लियर। याद रखना है आपको कि रेजिस्टेंस और करंट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। कैसे, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। V इजिकल टू IR होता है ना ओम्स लॉ के बेस पे, वहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे, या चलो स्टार्टिंग से लिख लेते हैं। V इजिकल टू IR और I इज इक्वल टू V अपॉन में R, ठीक है। तो V इजिकल टू IR, इसी को थोड़ा आप मॉडिफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर वायर की थिकनेस ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस कम है, अब यहां पर आ जाइए, रेजिस्टेंस अगर कम है तो करंट अच्छा पास आउट हो सकता है, बहुत बढ़िया करंट जाएगा। तो मोटी वायर अगर होती है तो करंट अच्छा जाता है। अब इसी का एक दूसरा केस, वो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, कि अगर एरिया काफ़ी कम है, वायर की थिकनेस काफ़ी कम है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। तो मोटी वायर बढ़िया करंट, पतली वायर बेकार करंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट चेंज विल अकर इन अ करंट। करंट में आप क्या बदलाव नोटिस करेंगे अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया जाता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया जाता है। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू IR। इस फॉर्मूले में अगर आप थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कुछ इस तरीके से, V इज इक्वल टू I और डिवाइड बाय R, थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा है और कुछ नहीं। अब देखो इससे क्या पता चल रहा है, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को चेक करते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना।
पोटेंशियल डिफरेंस को आपने हाफ कर दिया तो करंट भी तो हाफ हो जाएगा, रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। यहां पर बिल्कुल साफ साफ पता चल पा रहा है कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करते हैं तो करंट भी हाफ हो जाता है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन अलॉय? अलॉय की बनी होती है इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन की जो कॉइल्स हैं, आपको बता दिया है खुद से कि भाई अलॉय की बनी होती हैं, है ना। पर ऐसा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि अलॉय की कुछ खास क्वालिटी है, अलॉय की कुछ खास पॉइंट्स होते हैं। अब उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं, लेकिन उससे पहले कौन सी अलॉय है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इनको बनाने में? वो है नाइक्रोम। ठीक है, अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, आसानी से मेल्ट नहीं होती है, हाई टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के बेस पे ही तो आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे ना। ठीक है भाई, हाई टेम्परेचर होगा तभी आप इस अप्लायंस को यूज कर पाएंगे। ठीक, तो अब हाई टेम्परेचर पर अगर हम सिंपल मेटल का इस्तेमाल करते तो मेल्ट हो जाती, इसीलिए अलॉय का इस्तेमाल किया जाता है। अलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? हाई मेल्टिंग पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, रेजिस्टिविटी जो होती है अलॉय की वो भी काफी हाई होती है इन कंपैरिजन जिन मेटल्स के मिलने से हमने इसको बनाया है। तो अगर हम उन मेटल्स का इस्तेमाल करते तो उसकी तुलना में जो रेजिस्टिविटी होगी अलॉय की, जो उनके मिलने से अलॉय तैयार हुआ है, उसकी काफी हाई होती है। और तीसरा खास पॉइंट, अलॉय आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए। एक तो रेजिस्टिविटी का हमने पॉइंट लिया कि रेजिस्टिविटी काफी हाई होती है अलॉय की, मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, तो इसका मतलब एक अच्छा टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा और मटेरियल मेल्ट भी नहीं होगा। ये अलॉय की क्वालिटी है। अब तीसरा एक पॉइंट हमने लिया कि ये आसानी से ऑक्सीडाइज भी नहीं होती हैं। और कौन से अलॉय का यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन में? वो है नाइक्रोम। क्लियर? तो आज की वीडियो में हमने 10 इंपॉर्टेंट जो इंटेक्स क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 के, उनको कंप्लीट किया। बाकी मिलते हैं आगे के कुछ और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए सभी वीडियोस को। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साइंस वर्ल्ड चैनल से जुड़े रहिए, अपडेट रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।